गुड इवनिंग दोस्तों। तो ये जो बैच रखा गया है, हमारे जितने सारे बड़ भाई जो इस बार या तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनको मेरे तरफ से दिल खोल के नमस्कार है। जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे तरफ से सबको नमस्कार है भाई। तो आज का वीडियो, ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है वो यूपीएससी का भी है और बीपीएससी का भी है, यूपी पीसीएस का है, उत्तराखंड पीसीएस का है, झारखंड पीसीएस का है। यानी जितना सारा पीसीएस है ना भारत में, जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आता है, उसका क्लास मैं आज लेने जा रहा हूँ। और आप कोशिश ये कीजिएगा कि अपना आशीर्वाद और दुलार ये छोटे भाई पर जरूर बनाए रखिएगा। तो आज का जो क्लास चलेगा ना, वो बीपीएससी प्लस यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चन बैंक पर क्लास चलेगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, आपसे थोड़ा कम ही पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन एक कोशिश करेंगे आपके रिजल्ट की ओर। और आपकी बीपीएससी 69 पीटी हमने पढ़ाया, 70 पीटी हमने पढ़ाया, और ये हम पढ़ा रहे हैं 71 पीटी। और कोशिश ये करेंगे ना सर कि आपका टोटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन मैं लड़वाने का कोशिश करूंगा सर। यानी एग्जामिनेशन में सीधे सीधे लड़े और सही सही क्वेश्चन आप बना के आए सर। तो मैं क्वेश्चन बैंक के अलावा अदर चीज भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो पहले मैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है परमाणु संरचना, और बीपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस में कितना सारा क्वेश्चन दिया है उस पर जिक्र करेंगे। तो जैसे ही आपका आदेश अगर हो तो मैं क्लास को स्टार्ट करूं, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं कि बीपीएससी में कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। यदि आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार आप लाइक का बटन दबा दें ताकि मैं क्लास को ओपन कर सकूं, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है हमारा बीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है। आप सब लोग को, जितना लोग ये वीडियो अंतिम तक देखेंगे ना सर, बहुत बहादुर आप होंगे सर। एक मतलब कमीशन की तैयारी आप करते हैं सर, सबकी हिम्मत नहीं बढ़ती है सर कमीशन की तैयारी करने का। वो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट करके, ग्रेजुएशन करके कहीं ना कहीं से ढुकने के प्रोग्राम में रहते हैं कि रेलवे में ढुक जाए या एसएससी में ढुक जाए। सबकी औकात नहीं है सर कमीशन में ढुकने की। बहुत हिम्मत और बहुत धैर्य की जरूरत होती है सर जो कमीशन की तैयारी करते हैं सर। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग कमीशन की ओर से, ठीक है। तो आज की शाम कमीशन की नाम। चलिए ये स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, और सब चीज देखते रहना है कि यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया है ना सर, कब पूछा गया है सर। ये 65 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन है सर। और इस क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो मैक्सिमम लोग को पता है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से जान जाइए। मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता लिबोजियर को कहा जाता है सर। इनका सही जवाब लिबोजियर होगा सर। और जब जब जो जो क्वेश्चन हम करेंगे ना सर, उस पर आप देखिएगा, प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन पर मैं 5 मिनट लूंगा सर। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन पर मैं 5 मिनट लूंगा और क्वेश्चन पर ठहर ठहर के 5 मिनट एक्सप्लेन करेंगे सर। और ये सर जो आधुनिक शास्त्र, आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक लिबोजियर का है ना सर, मैं आपकी इसके बारे में 5 मिनट ठहर के कुछ बताना चाहता हूं सर। इनका जन्म, आंतोइन लिबोसिया का जन्म जो होता है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के रहने वाले हैं सर। बचपन में ही इनके माता जी गुजर जाते हैं सर। ये बच्चा 1 साल के उम्र में अपने माँ को खो बैठता है, लड़का आंतोइन लिबोसिए। और आंतोइन लिबोसिए जब अपनी माँ को खो देता है ना सर, इसके घर में कोई नहीं होता है इनके पिताजी के अलावा। इनके पिताजी अपने बुआ को बुलाते हैं और कहते हैं कि देख बहन, मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, तुम इसको ले जाओ और अपने घर में पाल पोस के बड़ा कर देना। जब ये बड़ा हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा तो हमको रिटर्न कर देगा। और अंतोइन लिबोसिए 1 साल में अपने माताजी को खोने के बाद ये अपने बुआ के यहाँ थोड़ा बड़ा होता है, वहीं से पढ़ाई लिखाई करता है और पढ़ते लिखते हुए फ्रांस के राजधानी पेरिस में पढ़ाई करता है सर। और ये लायर बन जाता है, वकील बन जाता है सर। और इसको एक केमिस्ट्री में कोई रुचि नहीं था सर, केमिस्ट्री की दुनिया में लाने वाला इसको कोई और है सर।
शायद आप लोग जानते भी होंगे। अंतोइन लिबोसिए जब ये वकील बनता है ना, तो ये कोर्ट में जाता है केस लड़ने के सिलसिले में। तो जो एंटी पार्टी का जो वकील था, वो एक लड़की थी, वो भी अनमैरिड थी। ये भी लड़का अंतोइन लिबोसिए अनमैरिड। इसकी मुलाकात एक पेरिस के कोर्ट में होता है सर, और दोनों के वहीं पर नैनाचार हो जाती है अंतोइन लिबोसिए को मारिया से, और लड़की का नाम मारिया है सर। और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, लेकिन आप लोग इस चक्कर में ना पड़े। अंतोइन लिबोसिए इसी चक्कर में पड़ गए, और गार्जियन की इस बात को पता चल जाता है सर, और अंतोइन लिबोसिए की शादी मारिया से हो जाती है सर। और जब ये घर लेके आ जाता है, तो अंतोइन लिबोसिए उस दिन से कोर्ट जाना बंद कर देता है, और ये कोर्ट जाता ही नहीं है। कहता है कि मैं जो किसके लिए कोर्ट जाऊं, ये मारिया तो मेरे घर में है, मैं कोर्ट जाऊं तो किसके लिए जाऊं। मारिया कहता है देखते हैं, झरुआ मार, झरुआ का झरुआ देंगे तुरंत। भागता है कि नहीं कोर्ट भागे। मारिया मारने के लिए बार बार कहती है, कोर्ट जाने के लिए बार बार कहती है, अंतोइन लिबोसिए कोर्ट ही नहीं जाता है। और उसके बाद घर में एक ने दोनों मिलकर के एक लैब बनाता है, मारिया और अंतोइन लिबोसिए, और सबसे पहले प्रयोगशाला बना करके इस दुनिया के रंगमंच पर ऑक्सीजन गैस का खोज कर देता है सर। तो दुनिया में ऑक्सीजन गैस का खोज करने वाला अंतोइन लिबोसिए और मारिया था। फिर उसके बाद कहानी बहुत लंबी चलती है सर, अंतोइन लिबोसिए और मारिया का, लेकिन वो कहानी को स्टॉप करते हैं सर। ऑक्सीजन गैस को प्रयोगशाला में पहला बनाने वाला व्यक्ति का नाम अंतोइन लिबोसिए था सर, और उनकी पत्नी मारिया की कहानी था सर। इसमें लिबोजियन इनका सही जवाब। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अरे यार, डाल्टन तो इंग्लैंड के रहने वाला है, ये भी गजब है कहानी इसकी। अब सभी साइंटिस्ट की मैं कहानी सुनाने वाला हूं नहीं, जरा ध्यान से समझिएगा। और ये जो क्वेश्चन है, देखिए पिछले साल, देखिए ये पिछले साल 2024 के क्वेश्चन में पूछा था। गजबे जब है भाई, देखो जरा। ये 17 हाँ बीपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है सर। और कभी कभी तो क्वेश्चन एकदम रिपीट करता है, एकदम दिमाग में सेट करना, अच्छे से याद करना के चलिएगा मेरे भाई। आप लोग मेरे बड़े भाई के समान हैं, आप मेरे छोटे भाई के जरूर आदर कीजिएगा, बात मानिएगा, क्वेश्चन बना के आइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। डाल्टन कहा कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है, लेकिन ये बात कहने वाला व्यक्ति का नाम लिबोजियर था। लिबोजियर के बात में हाँ भर दिया डाल्टन। कहा कि नहीं भाई, तू जो बोल रहा है वही सही है, एकदम सही है। चलिए, स्थिर संगठन का नियम, इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्रोस्ट ने किया था, लेकिन डाल्टन कहा कि एकदम सही है, दिक्कत उक्कत नहीं है। चलिए, रेडियो धर्मी, ये कहा कि हेनरी बैक्वेरल की कहानी है, ये हमारे बस के बात नहीं है। बहुत अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। तो पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही। पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही। पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही। तो डाल्टन के अनुसार सब में हाँ मिला के पहला, दूसरा, तीसरा सही कर दिया। जबकि डाल्टन पहला बात नहीं बोला था। पहला बात बोलने वाला व्यक्ति का नाम लिबोजियर था, दूसरा बात बोलने वाला व्यक्ति का नाम जोसेफ प्रोस्ट था, तीसरा बात बोलने वाला गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। तो ये वाला नियम जॉन डाल्टन दिया था, लेकिन पहला दूसरा नियम जॉन डाल्टन नहीं दिया था, लेकिन अपने दोस्त यार के चक्कर में हाँ मिला दिया और कहा कि सही बात है, सही बात है। कहा कि पहला बात सही, चौथा बात सही, दूसरा बात सही, इसलिए ऑप्शन सी। परमाणु संरचना के लिए मैं एक बात बताऊं दोस्त, एक आदमी थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ध्यान से आप लोग समझिएगा, आप लोग सभी लोग समझदार आदमी, आप लोग 10+2 के बच्चे नहीं है, आप लोग ग्रेजुएट बच्चे नहीं है, आप लोग ग्रेजुएशन पास हैं। इसमें बहुत सारे हमारे बड़े भाई जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो कुछ लोग एमएससी किए हुए होंगे, तो कुछ लोग पीएचडी किए हुए होंगे, मैं जानता हूं। कुछ लोग इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई किए होंगे, तो कुछ लोग इंजीनियरिंग किए हुए होंगे, और मेरे वीडियो को देखते होंगे। बहुत धन्यवाद है सर आप लोग का, जो बीपीएससी और यूपीएससी की दुनिया में कदम आपने रखा है सर। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जॉन डाल्टन साहब थे ना, केमिस्ट्री के दुनिया में बहुत नाम कमाए थे, लेकिन ये कहीं कहीं बहुत भारी मिस्टेक कर बैठे हैं। इन्होंने कहा था कि परमाणु को ना तो कोई काट सकता है, ना तो परमाणु को कोई बांट सकता है, ना तो कोई देख सकता है। प्रारंभ में इन्होंने परमाणु को अविभाज्य ही बता दिया था, लेकिन धीरे धीरे कृपा कहिए जे जे थॉमसन की, चढ़ बढ़ के आगे बढ़े
और परमाणु को चिथरे चिथरे कई भागों में काट दिए, बांट दिए। और परमाणु संरचना का सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था सर। तो याद रखिए, परमाणु की संरचना के आधार पर सबसे आगे बढ़ के आने वाले व्यक्ति का नाम जे थॉमसन था सर। और उन्होंने ही तरबूजा वाला मॉडल दिया था परमाणु के लिए, और कहा कि तरबूजा में जिस प्रकार से बीज धसे रहते हैं, परमाणु को ऋणावेशित भाग है। अब परमाणु का जो रेड कलर का भाग है तरबूजा वाला, वो धनावेशित भाग है, और ये खाने वाली चीज होती है जो धनावेशित भाग है। और काला काला परमाणु के बीच में जो बीजा धसा रहता है बीज, उसको ऋणावेशित भाग। और इन जे थॉमसन ने कहा परमाणु का निर्माण दो भाग से हुआ है, ऋणावेशित भाग और धनावेशित भाग। जो तरबूजा में काला काला बीज है ना सर, वो ऋणावेशित भाग है, और तरबूजा के अंदर जो रेड कलर का खाने वाला भाग है ना सर, वो धनावेशित भाग है। और यही दो मिलने से तरबूजा बना है। और जस्ट लाइक परमाणु का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो तरबूजा वाला मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन। परमाणु की संरचना के बारे में सबसे चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था जे थॉमसन। उसके बाद आए थे रदरफोर्ड। और सर ये इन साल, मतलब एक साल पीछे 17 बीपीएससी 2024 का ये क्वेश्चन है सर। मतलब एक साल पीछे का दम ताजा क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। तो परमाणु के संरचना के बारे में सबसे पहले चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने वाले व्यक्ति का नाम जे थॉमसन था। और जे थॉमसन का पूरा नाम, ये बेचारा इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आपसे कोई पूछे कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और जे थॉमसन का पूरा नाम जोसेफ जॉन थॉमसन है। पूरा व्यक्ति का नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे सर। और इन्होंने परमाणु के बारे में चढ़ बढ़ के हिस्सा 1911 ईस्वी में ली थी सर। याद रखिएगा, माइंड में इस बात को रखिएगा, गड़बड़ सरबड़ ना कीजिएगा, एकदम सही में सही मार के आइएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है धनावेश। परमाणु के बीच में सर धनावेश ही होता है, ये परमाणु के बीच में होता है सर। और रदरफोर्ड इसकी व्याख्या की थे सर। इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं सर। और न्यूक्लियस के बाहर वाले क्षेत्र को हम लोग सेल कहते हैं सर, या ऑर्बिट कहते हैं सर। और इसको हम लोग सेल कहिए या कक्षा कहिए। कक्षा एक ऐसा शब्द है सर कि व्यक्ति जब शुरू में प्रारंभ में कक्षा सुनता है तो उसको बहुत खराब लगता है कि सर जी ने कक्षा का नाम लिया। लेकिन हम इतना बार नाम लेंगे कक्षा को वही लगने लगेगा अच्छा, ये है कक्षा, जिसको हम लोग शेल या ऑर्बिट कहते हैं सर। और देखिए सर, ये कब पूछा? 2017 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है सर। तो जितना सारा बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं सब डील करूंगा A to Z सर। तो परमाणु के बीच वाले भाग को हम लोग शेल या ऑर्बिट या नाभिक कहते हैं सर। अच्छा, बाहर वाला क्षेत्र को शेल कहते हैं सर, ऑर्बिट कहते हैं। तो परमाणु के बीच वाला भाग को, जिसको हम लोग केंद्रक भी कहते हैं सर, याद रखिएगा। और ये धनावेशित होता है। याद रखिएगा, नाभिक के अंदर, याद रहेगा, नाभिक के अंदर ये जैसे परमाणु हो गया और बीच में ये नाभिक हो गया, और प्रोटॉन धनावेशित है। प्रोटॉन के कारण नाभिक धनावेशित होता है। याद रखिएगा, किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। ऐसे तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन के कारण न्यूक्लियस धनावेश नहीं होता है, प्रोटॉन के कारण नाभिक धनावेशित होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, कहता है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। मतलब परमाणु के नाभिक किसके किसके मिलने से बना है, एक पूछ रहा है। कहता परमाणु के जो नाभिक है किसके किसके मिलने से बना है। तो परमाणु के नाभिक में P+N होता है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों की संख्या को मिला देता है तो किस दुनिया में किसी परमाणु का नाभिक तैयार होता है। तो इसमें देखिए ना कौन सा आंसर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हमारा बीपीएससी 1996 में पूछा था, फिर 1999 में पूछा था, फिर 1996 में पूछा था। तो यूपी पीसीएस में ये पूछा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा है, और अब बीपीएससी में 2 बार पूछा है, यूपी पीसीएस में 1 बार क्वेश्चन पूछा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने से परमाणु का नाभिक तैयार हो जाता है। इस बात को
ध्यान में रखिएगा। कहता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं, यानी उसी परमाणु के नाभिक की बात किया जा रहा है सर। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिएगा फिर ये पूछा, यार कितना पूछेगा, कहता हाँ 67 बीपीएससी प्री में पूछा, फिर री एग्जाम 2022 में पूछा, मैंने बीपीएससी में री एग्जाम 2022 में हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा। यानी इतना बार पूछा कि इसको याद ही कर लेना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक दो चीज से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सर। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन है आपके लिए और आप लोग को बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तब तक मैं आपका एक चाय का चुस्की लेता हूं, क्योंकि ये बैच सीनियर लोग का है, जूनियर बच्चा का तो बैच है नहीं। तो आप लोग सही लोग इसका जवाब देना है, और सही जवाब आज नहीं देना है, इसका गलत जवाब देना है आप लोग। देखिए इसका गलत जवाब क्या होगा, या आप लोग को सीनियर बच्चे आप लोग हैं, जरा जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या हो। आप बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। गलत को ढूंढना है, जरा सोचिए और ढूंढ के बताइए कि गलत का ढूंढिए, जरा सोचिए। जरा सा ढूंढिए इसका गलत जवाब क्या होगा, जरा दिमाग लगाइए क्या उसका गलत जवाब होगा। कहता नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, ये बात एकदम गलती है, गलते ढूंढना था तो ढूंढ लिए। नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है और दे दिया ऑप्शन में, तो जैसी हम पहला लाइन पढ़े वैसी गलत ठहरा गया। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो हमने ढूंढ लिया, पल ही तो हमको मिल गया सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। चलिए एकदम बात सही है। अच्छा, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु और प्रोटॉन की संख्या, यही बात सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग एकदम सही है। तो इसका आंसर होगा ए। और ये क्वेश्चन कब पूछा है पता है आपको, 2022 में, और बीपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ए सही जवाब होगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था सर, हम गलत ढूंढ लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होती है। अगर कोई आदमी लिख दिया है तू पगला है, पगला क्या रहेगा, गलत ढूंढने के लिए तो बोला था हमने, ढूंढा, उसमें कौन बड़का बात है। चलिए तो हमने ढूंढ लिया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ना कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए फिर ये क्वेश्चन है जिसमें सही ढूंढना है, इस बार सही ढूंढना है। जरा आप लोग सीनियर आदमी हैं, इसमें जितने सारे लोग हैं सब 30 प्लस होंगे सर। कुछ लोग का आगे से हल्का उड़ा होगा सर, तो कुछ लोग का हल्का इधर से उड़ा होगा सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजा आता है सर। जब तक सर एक साइड का नहीं उड़ेगा सर, तो बीपीएससी फिर किस बात का सर। अंतिम क्षण में, अंतिम अटेम्प्ट में सर रिजल्ट चाहिए सर, लेकिन रिजल्ट चाहिए सर। और मैं पीटी में आपका केमिस्ट्री से 7 नंबर, फिजिक्स से 7 नंबर और बायोलॉजी से 7 नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा। आप टेंशन न ले, साइंस हमारी जिम्मेवारी है सर। और साइंस में जितना नंबर का क्वेश्चन आता है सर, वो ए टू जेड क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है सर। तो इस क्वेश्चन का जवाब, सही जवाब जरा ढूंढ के बताएंगे, ताकि मैं आपको फिर आगे चलूं। जरा से इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं। कहता है कि सही ढूंढना है। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये बात गलत है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी बात गलत है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये बात सही है। एकदम करेक्ट आंसर एकदम सी होगा। और सर जानते हैं, ये RTS प्री 1992 का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इर्द गिर्द ऐसे चक्कर मारते रहता है। चक्कर मारने से एक बात मुझे याद आया, हम बड़े भाई एक बात बताएं, एक छोट भाई का दुख सुन लीजिए आप लोग। कैसे लोग चक्कर मारते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर। हमने भी उनके घरों को 1000 बार चक्कर मारा था।
हम भी उनके घर के चारों तरफ, उनके गलियों को 1000 चक्कर मारा था। किसी सरकारी नौकरी वाले ने 7 चक्कर में ही लेके उसको चला गया था। ध्यान दीजिए आगे, 1000 चक्कर हमारा पीछे ही रह गया था सर। और सरकारी नौकरी 7 चक्कर मारता है सर, लेके चला जाता है सर, 7 फेरा जिसको लोग। निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम में भाग नहीं है? तो एटम को बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, प्रोटॉन भाग लेता है, न्यूट्रॉन भाग लेता है, फोटोन भाग नहीं लेता है। फोटोन कहां भाग लेता है पता है? प्रकाश को चलाने में। आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन कहां भाग लेता है, तो ये प्रकाश जब चलाना रहता है ना सर, तो फोटोन भाग लेता है। लेकिन प्रकाश आपको फिजिक्स में चलाना है सर, केमिस्ट्री में हम प्रकाश कहां चलाएंगे? जब प्रकाश चलने लगे, लाइट जब शुरू कीजिएगा ना सर, तो फोटोन आ जाएगा सर। लेकिन केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो कहता है केमिस्ट्री में कौन सा भाग नहीं है? तो प्रोटॉन जो है केमिस्ट्री का चीज नहीं है, ये प्रकाश का चीज है, फिजिक्स का चीज है। इस बात को दिमाग में रखना। फोटोन एक कण है और यहीं से प्रकाश आगे बढ़ता है सर, जो हम लोग फिजिक्स में देखें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? तत्व जो होता है ना सर, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। जरा ध्यान से समझिएगा, तत्व जो होता है ना उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। और तत्व को हम लोग कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लिए परमाणु, जैसे हम लोग पढ़ लिए अणु। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई सिंगल सिंगल लिखेगा ना सर, जैसे सोडियम लिख दे, पोटासियम लिख दे, सिल्वर लिख दे। आज एक बच्चा हमसे क्वेश्चन कर रहा था, मैं बताऊं क्या? छोटा बच्चा था, 12th का बच्चा था, छोटा बच्चा हमसे क्वेश्चन किया कि सर, हम के लिए क्या है? तो सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो ना? हम के लिए हाँ पढ़ाते हैं। क्या बात है? आपकी शादी हो गई है? हम के लिए मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हैं। बताओ। कहा कि सब पक्का बताओ सर। हमसे 12th क्लास के बच्चा पूछ रहा था कि आपकी मैडम आपको केमिस्ट्री की किस धातु, केमिस्ट्री नाम लिया, किस धातु के नाम से आपको पुकारते? बच्चा हमसे क्वेश्चन किया, 10+2 का बच्चा था। वो कहा कि आपकी मैडम आपको कौन सा धातु के नाम से पुकारती है? हमको तुरंत याद आया कि हमको मैडम हमेशा एक ही बात कहती है, ए जी वो जी, सुनते हो कि ना जी। हमको याद आ गया कि ये जी, मैडम हमको हमेशा कहती है ये जी वो जी, सुनते हो कि ना जी। तो ये सब सभी के सभी परमाणु हैं। और अगर आप में ऐसे लगा दे, दो लगा दे, क्या लगा दे? दो लगा दे, ऐसे N2 लगा दे, Cl2 लगा दे, O3 लगा दे, ये सब अणु हैं। और एक ही प्रकार के तत्व जब मिलते हैं सर, एक ही प्रकार के परमाणु जब मिलते हैं तो वो तत्व कहलाते हैं सर। और वो प्राकृतिक में पाए गए हैं सर। वायुमंडल में भगवान ने हमें क्या नहीं दिया सर? हाइड्रोजन दिया भगवान ने, ऑक्सीजन दिया भगवान ने, नाइट्रोजन दिया भगवान ने, ओजोन दिया भगवान ने, फास्फोरस दिया भगवान ने, सल्फर दिया भगवान ने, सब कुछ दिया है सर। और एक ही प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलते हैं सर, तो वो तत्व कहलाते हैं। और ये प्राकृतिक रूप से हम लोग को मिला हुआ है सर। और बहुत चीज हम लोग को खदान में हर चीज मिला है सर। ये प्राकृतिक तत्व होते हैं, नेटिव एलिमेंट्स होते हैं। परमाणुीय नाभिक के किसने खोजा था? मतलब सीधे सीधे समझिए कि नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? याद रखिएगा सर, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ही ने बताया था कि परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है। वो समझा रहा था किसको पता है? जे थॉमसन को। देख जे थॉमसन, जो बोला है ना कि परमाणु का आकार तरबूजा जैसा होता है, नहीं होता है दोस्त। ऐसा नहीं होता है कि तरबूजा जैसा होता है, तुम बोल के निकल गई अलग बात है। परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है दोस्त। और इसके बीच में धनावेशित भाग होता है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं, और या केंद्रक कहते हैं। और ये बात बताने वाले व्यक्ति रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। और ये बेचारा इंग्लैंड के हैं।
तो आपसे कोई पूछेगा कि रदरफोर्ड के पूरा नाम क्या है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं कहाँ के, तो इंग्लैंड के। इन्होंने ही परमाणु के नाभिक के बारे में बताया था और कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी में वास करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यही घर है, नाभिक ही है, केंद्रक ही है। तो सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और वो समय था 1911 का। आपसे पूछेगा कि कब की घटना है, कब की, तो 1911 का अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ऐसा किया था। ओके, आप जरा सा 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और कूट को मिलाइए और सही कीजिए इस कूट को। और मैं आपको बता दूं, यूपीआरओ और आरओ का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सीओ से एक स्टेप नीचे। जब आप किसी भी स्टेट का पीसीएस पास करेंगे ना सर, तो अगर कुछ एसडीएम का सीट है, कुछ डीएसपी का सीट है, तो कुछ सीओ का सीट रहता है, कुछ बीडीओ का रहता है, कुछ आरओ का रहता है। तो आरओ में जब 2 3 4 साल जब घसटैया होगा आपको, तो आप सीओ बन जाएंगे। ऐसे इसको रेन्यू ऑफिसर कहते हैं, जो राजस्व तहसीलता है ना सर, सरकार को देता है ना सर, उसी को आरओ कहते हैं। सीओ का ठीक एक 2 3 साल पिसाने के बाद आप सीओ बन ही जाएंगे, सर्किल ऑफिसर। चलिए, और ये 2023 का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है सर। चलिए, सीओ बनने के कगार पर आप आ गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाएंगे तब आपको सरकार सीओ बनाएगी, आरओ बनाएगी, या नहीं बनाएंगे तो पक्का आपको तो नहीं बनाएगी। फिर आप ग्रुप डी के लायक हो यार, फिर इसको अच्छे से बनाना है भाई। मैं बता दूं कि पाई मिशन का खोज जिस साल देश आजाद हुई थी ना, उस साल पाई मिशन का खोज हुआ था भाई। ये 1947 में साइंटिस्ट के एक टीम ने पाई मिशन का खोज किया था। ये देश आजाद के समय पाई मिशन का खोज हुआ था दोस्त। और ज्यादातर खोज इंग्लैंड में होती है, हम लोग के यहाँ खोज कोची का होता है। तो समझ ही रहा है, किसी कब लड़ना है, किसको कब लंगी बजा देना है, इस सब का खोज हम लोग पीएचडी कर ले हैं। हाँ, हम लोग कोची में अभी झंडा गाड़ ले हैं कि जीरो का खोज आर्यभट्ट झंडा गाड़ ले हैं। अरे अगला खोज करना यार, खाली जीरो को खोज आर्यभट्ट से थोड़ी काम चलेगा। हमारा देश आजाद 1947 में हुई थी और उस समय पाई मिशन का खोज हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, यानी सबसे पीछे खोज 1947 में पाई मिशन का। हाँ, न्यूट्रॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज बहुत लड़ाई हुई है, पता है किसमें? मैं चाय पी के आपको बताता हूं कि प्रोटॉन के खोज पर कितनी लड़ाई हुई है। 1 मिनट। प्रोटॉन, गोल्डस्टीन कहता है कि प्रोटॉन मेरा। 1886 में झंडा गाड़ ले है गोल्डस्टीन उधर से कि प्रोटॉन मेरा। 1911 में आया रदरफोर्ड, कहा कि प्रोटॉन तुमसे ज्यादा प्रोटॉन के बारे में मैं जानता हूं मेरा। अब बताओ यार, 1886 वाला के बात होगा कि 1911 वाला का होगा? अब बताओ, किसी कोई खेत है और खेत पर 2 व्यक्ति झंडा गाड़ ले हैं। कोई कह रहा कि हमारा रजिस्ट्री 1886 में हुआ था, इनके परदादा किए थे। और एक आदमी फिर कागज लेके आ ले, कह रहा कि 1911 में हमारा रजिस्ट्री उनके दादा किए हैं। तो परदादा वाला के वैल्यू ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 1886 में रजिस्ट्री हो चुका है। तो सही जवाब, प्रोटॉन का खोज 1886 में हुई थी। लेकिन रदरफोर्ड झंडा गाड़ ले कि ना 1911 में प्रोटॉन हमर है। अब लड़ो धसो। तो सबसे पहले प्रोटॉन का खोज, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का खोज, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज, अब पाई मिशन देश की आजादी का खोज। तो चौथा का चला जाए, चौथा। तो सबसे पहले प्रोटॉन का खोज, सबसे पहले चौथा। लेकिन इसमें चौथा है नहीं, तो छोड़ो। अब रदरफोर्ड पर इसकी चर्चा होगी, रदरफोर्ड। इसकी आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड पर। ऐसे इसको आंसर करना चाहिए था गोल्ड स्टीन पर, लेकिन बीपीएससी भी गोल्ड स्टीन को नहीं मानता है। मतलब कमीशन भी गोल्ड स्टीन को वैल्यू नहीं देता है, रदरफोर्ड के वैल्यू देता है। मैं क्या करूं, अब खुदे नहीं देता है वो। तो चलिए, तो अब नहीं देता है तो इसको 1911 मान लेते हैं। वैल्यू नहीं देता है तो 1911 मानना पड़ेगा जबरदस्ती। ऐसे मैं 1911 तो माना हूं, लेकिन ये गलत है।
जब प्रोटॉन का खोज 1886 में हो गई तो रदरफोर्ड की क्या औकात की 1911 में आके झंडा गाड़ दे? ये तो गलत है। लेकिन कमीशन वाला भी इसको गलत करता है। कमीशन वाला को भी सोचना चाहिए कि यार 1886 में गोल्डस्टीन ने ये झंडा गाड़ लेता कि प्रोटॉन मेरा है, लेकिन 1911 में रदरफोर्ड कहता है कि नहीं मेरा है। अब दोनों लड़ मर धस, हम इसमें क्या करें? लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार इसका आंसर को सही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलो, तो 1998 तीसरा, तीसरा वाला के गो है? 3 गो है। अच्छा तीसरा, अच्छा तीसरा के बाद दूसरा न्यूट्रॉन का खोज, तीसरा के बाद दूसरा, चलो ये ठीक है। उसके बाद आ जाओ फिर चौथा, तीसरा के बाद दूसरा, दूसरा के बाद चौथा, देख लू 1898 तीसरा नंबर हो गया। चलो उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा 1898 के बाद 1911, ये चौथा नंबर हो गया। फिर उसके बाद हो गया 1932, ये दूसरा नंबर हो गया। और फिर देश आजाद 1947 में पाई मेसन, ये हो गया पहला नंबर। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा ढूंढो इसमें, तीसरा चौथा, चलो एकदम बी करेक्ट आंसर है, तीसरा चौथा दूसरा पहला, एकदम सही है। लेकिन लड़ाई जारी है यार। प्रोटॉन का खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था, रदरफोर्ड कह रहा है कि नहीं 1911 में प्रोटॉन मेरा है। लड़ाई अभी भी जारी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लड़ मर धस, हम क्या करेंगे? जाओ और मरो तो नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, सही जवाब बी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो आपको याद होगा, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने और 1932 में की थी, याद रखना। जेजो थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था और ये 1898 में किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया है, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया है 1911 ईस्वी में। न्यूट्रॉन का खोज, ये न्यूट्रॉन झूठ मूठ का लिख ले है, न्यूट्रॉन तो यहाँ लिखा हुआ है। तो न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। तो सही जवाब न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या क्वेश्चन सही जवाब होगा। कहता निम्नलिखित में कौन सा उप परमाणु कण है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन तो सर है, प्रोटॉन तो है, इलेक्ट्रॉन, यही तो ड्यूट्रॉन है, यही तो ना है सर, यही है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन। इसी को हम लोग कहते हैं उप। हाँ, उप माने जो मौलिक नहीं है सर, उप का मतलब जो फंडामेंटल नहीं है सर। उप का मतलब सब, जैसे एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है ना सर कि मेन मालिक वही है इंस्पेक्टर साहब। सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है कि मेन मालिक नहीं है, इंस्पेक्टर के ठीक नीचे है। तो मेन मालिक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ठीक नीचे ड्यूट्रॉन है। ये मेन मालिक नहीं है, ये तीनों को नीचे है ड्यूट्रॉन। मेन मालिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जैसे एक हो गया एसआई, समझते हैं ना? एक होता है इंस्पेक्टर साहब, एक होता है सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर कब काम करेंगे? जब इंस्पेक्टर साहब छुट्टी पर है। तो ये है ड्यूट्रॉन, सब इंस्पेक्टर साहब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? मतलब है कि किसका उल्टी कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन आए है पॉजिट्रॉन, इसका द्रव्यमान 0, इसका द्रव्यमान 0, इसका आवेश -1, इसका आवेश +1, एकदम उल्टा है। ये माइनस में है तो ये प्लस में है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नाम पॉजिट्रॉन है, इसका नाम पॉजिट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उल्टा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका द्रव्यमान 0 0 और इलेक्ट्रॉन का आवेश -1, पॉजिट्रॉन का आवेश +1, एकदम उल्टा है साहब। और देखिए ना सर, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है सर 2005 का। और यूपीपीसीएस अगर कभी आप दीजिएगा ना सर, तो मेंस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा था। इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उल्टा इलेक्ट्रॉन। काहे भाई? इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 और पॉजिट्रॉन का आवेश +1। और पॉजिट्रॉन का सिंबल जस्ट लाइक एकदम
बिट्टा, यानी बिट्टा का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, यानी बिट्टा जैसे दम, ऐसे भी हम लोग बिट्टा ही ऐसे लिखते हैं, ऐसे का मतलब एकदम बिट्टा होता है, ऐसे बिट्टा तो -1 और 0 होता है। और बिट्टा समझिए कि इलेक्ट्रॉन का भाई ही है, मतलब सहोदर भाई है, यानी बिट्टा बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर बिट्टा। कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर, तो बिट्टा के बराबर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान किसके बराबर, तो बिट्टा के बराबर। और इलेक्ट्रॉन कौन है, तो बिट्टा है, और बिट्टा कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपन सहोदर भाई है। लेकिन ये सतेला भाई है, देखो इसका -1 तो इसका +1, लेकिन ये अपन दोनों सहोदर भाई है, मैच करा के देखो एकदम सहोदर भाई है, आखिर दोनों सतेला भाई है। तो आपसे पूछा कि अपन भाई कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का अपन भाई बिट्टा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का सतेला भाई कौन है, तो पॉजिट्रॉन है। लेकिन पॉजिट्रॉन और बिट्टा का सिंबल, संकेत दम सेम टू सेम है, लेकिन आवेश अलग अलग है। आपका इसका +1 है, इसका -1 है, एकदम दिमाग में सेट करते चलना। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है सर। इलेक्ट्रॉन का एंटी पॉजिट्रॉन होता है, मतलब उल्टा पॉजिट्रॉन। कहता है सर कि सूची O1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए सर, सर ये आईएएस प्री एग्जाम 2001 का क्वेश्चन है। सर आईएएस का जो क्वेश्चन होता है सर, तो अपने आप में तब क्या उसको कहा जाए सर, आईएएस इंसान को डायरेक्टली ऐसे नहीं बनाया जाता है सर, उसके लेवल का उसके पास माइंड होनी चाहिए सर। ऐसे भी थोड़ी आपको आईएएस कोई बना देगा सर, लेकिन सर हम आपको आईएएस बनने में भी मदद करेंगे और साइंस की मदद करेंगे सर। और आर्ट्स, जीके और जीएस आपको खुद से करना है सर, साइंस की जिम्मेवारी हमारी है सर। और साइंस जो तरीके से हम आपको बताएंगे ना सर, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएं सर। आपको सबसे पहले क्या आंसर लगता है, आप अपने से इसका आंसर बताओ, पहले इसका अपने से तुम आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहले इसका तुम अपने से आंसर बताओ, इसका सही आंसर क्या हो। सही आंसर इसका क्या हो। क्वेश्चन का लेवल भी देख लो, आईएएस 2001 में क्वेश्चन पूछा, यानी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। 2001 प्री का क्वेश्चन 2001 का है। अब कितना लोग को प्रश्न उठता है कि सर आपने कमीशन कितना बार दिया। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का 2012 में हम दिए थे, मेरा अटेम्प्ट 2012 था, और मेरा सेंटर पटना के बेली रोड आरपीएस कॉलेज में था। और 2012 में हम फर्स्ट टाइम यूपीएससी की परीक्षा दिए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे। फिर उसमें हमको कोई रुचि नहीं, पढ़ाने में खूब मन लगने लगा 2012 से, तो हमने हर परीक्षा को कैंसिल किए। फिर एक बार खाली बीपीएससी दिए 2013, उसके बाद फिर पढ़ाने में ही लग गए। फिर हमको ये नहीं, उलट के इधर ताकने भी नहीं गए यूपीएससी बीपीएससी, बस क्वेश्चन देखते हैं, आंसर मारते चल जाते हैं। फिर हम फर्स्ट 2012 में एक बार दिए थे, मतलब आज से 12 वर्ष पहले हम यूपीएससी की परीक्षा दिए थे, मतलब आज से 12 वर्ष पहले 2012 में दिए थे। ये 2001 में क्वेश्चन पूछा था सर, बनाओ ना इसका सही जवाब क्या होगा। देखो मैं कुछ कर देता हूं, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। देखो मैं हिंट्स कर देता हूं, द्रव्यमान न्यूट्रॉन का 0 होता है, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का होता है, ठीक है। अच्छा, आंशिक आवेश क्वार्क का होता है, आंशिक आवेश क्वार्क का होता है, क्वार्क का आंशिक आवेश। चलो मैं हिंट्स कर दिया हूं, ठीक है। उसके बाद आंशिक प्रसंकरण पॉजिट्रॉन का होता है। कौन बच गया, पूर्णांक प्रचक्रण बच गया, इसमें आपका फोनॉन होगा। अब इसका देखो, इतना हम हिंट्स कर दिए हैं, इसके बाद तुम देखो इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहला का दूसरा, ए का 2, ठीक है, आंशिक आवेश दूसरा का तीसरा, बी के 3, ठीक है, सी का पहला,
सी का पहला, टी का फोर, टी का फोर, कुट से मारना रहता है सर। ऐसे क्वेश्चन आईएएस में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? आईएएस में आते हैं। चलिए, इसमें मूलभूत कणों कौन सा है सर? तो सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं सर, सब फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं सर। सभी के सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कौन कौन? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। मूलभूत कण कौन सा है? पाई, मेसॉन, क्वार्क। इनमें कौन सा मूलभूत कण कौन सा है? दिमाग लगा के बताओ कौन सा मूलभूत कण है सर? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब क्वार्क होगा। क्वार्क के बारे में एक बात मैं आपको सिखाता हूं सर, समझना। ये दुनिया का समस्त वस्तुएं, सभी चीज, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं क्वार्क का ही बना होता है। याद रखना, ब्रह्मांड की सारी चीजें क्वार्क का ही बना है। और मेंस 2017 में क्वेश्चन दिया, तो सही जवाब इसका क्वार्क होगा सर। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल्स है सर। गॉड पार्टिकल्स के बारे में आपको हम बात बता दूं, सुनिएगा। हिग बेसॉन इसका सही जवाब है, लेकिन आपको हम बता दें। देखिए, एक बात बताते हैं। बहुत पहले की बात है कि 1956 से ही साइंटिस्ट लोग को और मीडिया लोग को पता लग गया था कि दुनिया में कोई ऐसा कण है जो सभी वस्तु के मास के बारे में बता सकता है। और वो साइंटिस्ट से ऊपर का चीज था। साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आ ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती 14 मार्च 2013, 14 मार्च 2013 के दिन एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट जिसका नाम हिग्स था और एक बेल्जियम का था, दोनों मिलकर के हिग्स बोसॉन का खोज कर ही दिया। और हिग्स बोसॉन का जब खोज किया तो हिग्स बोसॉन के बारे में कहा कि एक ऐसा पार्टिकल्स है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में जानकारी दे सकता है कि किसी वस्तु में द्रव्यमान क्यों होता है। तो इसका खोज 14 मार्च 2013 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हिग्स और बेल्जियम के एक साइंटिस्ट डब्लू ने दोनों मिल करके हिग्स बोसॉन का खोज किया था। ये 14 मार्च 2013 का घटना है और ये करेंट अफेयर है। और एक बार 14 मार्च 2013 में जो जो परीक्षा पढ़ा था उस सब क्वेश्चन में ये गॉड पार्टिकल्स के बारे में पूछा था। गॉड पार्टिकल्स का स्पेलिंग ऐसे होता है, गॉड पार्टिकल्स, जिसको हम लोग हिंदी में गॉड कह लो, हिंदी में क्या कहेंगे? गॉड को हिंदी में क्या कहेंगे? भगवान। पार्टिकल्स का मतलब कण, भगवान के द्वारा बनाया गया कण हिग्स बोसॉन होता है। हिग्स बोसॉन को इसमें भी जाना जाता है गॉड के बनाया हुआ कण के नाम से, भगवान के बनाया हुआ कण। और ये साइंटिस्ट से ऊपर का चीज था। मीडिया में इसका पूरा नाम रहा और मीडिया में 14 मार्च 2013 में इसका सबसे ज्यादा नाम आया था। और 2013 में जितना सारा एग्जाम पढ़ा था, अच्छी अच्छी एग्जामिनेशन में गॉड कण हिग्स बोसॉन की खूब चर्चाएं हुई थी। गॉड पार्टिकल्स है हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल्स है हिग्स बोसॉन। बीपीएससी 2016 में इसको लेके आया अपना सिलेबस में। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन का कण को अस्तित्व के सूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। समाचार के मतलब मीडिया में हिग्स बोसॉन छा गया था। इन कणों का खोज क्या क्या महत्व है, यही ये बताता है किसी वस्तु में द्रव्यमान क्यों होता है, यही इस बात की जानकारी देता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि मूल कणों में मास क्यों होता है, इस बात की यह जानकारी देता है। और इस बात का खोज हमने बताया था 14 मार्च 2013 में हुआ था। और देखिए, आईएएस के परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछ भी दिया और ये करेंट अफेयर में क्वेश्चन आ गया। और यह बताने में मदद करता है किसी कण में द्रव्यमान क्यों होता है। और हिग्स बोसॉन साइंटिस्ट का नाम था।
एक इंग्लैंड का था, एक और जो डब्लू था वो बेल्जियम का साइंटिस्ट था, और दोनों मिलकर 14 मार्च 2013 में ये खोज कर ही दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? मतलब आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं है। 2020 का क्वेश्चन है सर, बीपीएससी है 2020 का क्वेश्चन। आप बीपीएससी का क्वेश्चन मारिए ना सर। साइंस में बताऊं, 20 से 21 क्वेश्चन साइंस से आएंगे सर। 0.5 से आपका कटअप नीचे गिर जाएगा सर, और 0.5 से जब कटअप नीचे गिरता है ना सर, और कोई इंसान एसडीएम, डीएसपी, सी और वीडियो बनने से छट जाता है ना सर, दर्द हर कोई कोई समझे या ना समझे सर, मैं समझ सकता हूं सर। 0.5 क्या, मैं आपको 20 से 21 अंक दिलाने का प्रयास करूंगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन जितना वीडियो में आप क्वेश्चन देखेंगे उस सब आप क्वेश्चन बना के आएंगे सर। आप कमेंट में जब ये वीडियो देखेगा ना सर, तो आप मेरे कमेंट में खाली ये लिख दीजिएगा कि आपकी एग्जामिनेशन कब है, आपको याद है कि नहीं, कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जामिनेशन आपका है। आप कमेंट में ये बताएंगे कि 61 पीटी का एग्जामिनेशन कब है, 61 पीटी का, सॉरी 71 पीटी का, 71 पीटी का एग्जामिनेशन कब है। आप कमेंट में लिख के बता देंगे 71 पीटी का एग्जामिनेशन कब है। निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है? आवेश तो न्यूट्रॉन का होता ही नहीं है। 2021 का क्वेश्चन यूपीपीसीएस का, न्यूट्रॉन का आवेश होता ही नहीं है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा यही है, अल्फा यही है, और हीलियम यही है, एकदम सेम टू सेम है। +2 4, +2 4 यही है। और हीलियम में और अल्फा कण में याद रखिएगा 2 ठो प्रोटॉन और 2 ठो न्यूट्रॉन होते हैं, यही होता है अल्फा कण का। 2 प्रोटॉन होते हैं, गलत। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक, 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योगफल, 2 पॉजिट्रॉन क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन सबसे आसान हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, यही है सर अल्फा कण, यही है आपका हीलियम, एकदम सेम टू सेम बराबर है सर। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण सर, याद रखिएगा। हीलियम के नाभिक होते हैं, अभी बताए, हीलियम के नाभिक होते हैं परमाणु संख्या 2 द्रव्यमान संख्या के, ये बनता है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन से, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। बड़ा पुराना क्वेश्चन है, 96 का क्वेश्चन। इन तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है सर? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 द्रव्यमान संख्या 1। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ऊपर घटाओ नीचे, इसमें कितना आ जाएगा, 1 घटाओ 1 0, सही जवाब हाइड्रोजन, सही जवाब हाइड्रोजन। जबकि ऑक्सीजन में भी न्यूट्रॉन होती है, नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉन होती है, और तांबा में भी न्यूट्रॉन होती है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम और तीसरा ट्राइटियम। प्रोटियम की परमाणु संख्या 1, इसकी भी परमाणु संख्या 1, इसकी भी परमाणु संख्या 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 3। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 1 घटाओ 1 0, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 1 घटाओ 1, 2 घटाओ 1 1, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 2 घटाओ 1 बराबर 2। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 आता है, और न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें 0 आता है उसका नाम प्रोटियम होता है, उसका नाम प्रोटियम होता है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है उसका नाम ड्यूटेरियम है, और जिसमें न्यूट्रॉन 2 ठो है उसका नाम ट्राइटियम है। और ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश तो सर बिट्टा में ही होगा ना सर, ऋणात्मक आवेश तो बिट्टा का ही होता है।
ऋणात्मक आवेश बीटा का होता है और यही चीज इलेक्ट्रॉन का भी होता है, यानी दोनों अपना चोरे चोर मौसेरे भाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशो आवेशित कण है सर? तो देखो, एक कैथोड किरण ये इलेक्ट्रॉन है, बीटा किरण अल्फा किरण उपयुक्त में से कोई नहीं, कैथोड किरण तो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अल्फा बीटा गामा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित है? अच्छा, बीटा को भी हमने लिख देते हैं -1 और 0, -1 और 0। अल्फा कण को लिखते हैं ऐसे +2 और 4। अच्छा, आपको किस में धन आवेश लगा? इसमें माइनस, इसमें माइनस, हमरा तो प्लस इसी में दिखा, क्योंकि +2 तो इसी में है। धन आवेशित अल्फा कण है सर, धन आवेशित की बातें कर रही है तो अल्फा। ऋण आवेशित बीटा होता है, ऋण आवेशित कौन होता है? बीटा। धन आवेशित अल्फा हो गया। परमाणु में कक्षा ऑर्बिटल्स को भरने का क्रम नियंत्रित होता है सर, अफवाह सिद्धांत। अफवाह एक जर्मन का वर्ड है सर, और इसका मतलब होता है भरना। इस दुनिया में कौन नहीं है जो भरना नहीं चाहता है? अफवाह का मतलब होता है भरना। कोई सर चावल से कोठी भर रहा है, कोई चावल से ड्राम भर रहा है, कोई पैसा से अकाउंट भर रहा है, कोई पढ़ाई से ज्ञान से अपने मन को भर रहा है। और यहाँ कौन नहीं रहा है सर? यहाँ भर सब कोई रहे हैं। कोई खेत से अपना जायदाद भर रहे हैं, यहाँ भर को नहीं रहा है। और अफवाह का मतलब भरना ही होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम अफवाह सिद्धांत कहलाता है सर। और एक जर्मन शब्द है सर, अफवाह का मतलब भरना ही होता है सर। रासायनिक तत्व की अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है जो ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बता दे, अभिविन्यास को बता दे, वो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m द्वारा सूचित किया जाता है और यह ऑर्बिटल की भी संख्या की जानकारी देती है। और यह भी बताती है कि s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं सर। और यह इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में, अभिविन्यास के बारे में बताता है सर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, मतलब E बराबर P है। और हम लोग पढ़े हैं कि Z बराबर P बराबर E है। मतलब ये सबको अगर हम द्रव्यमान संख्या निकालना चाहें तो P प्लस N कर लीजिए, और P का वैल्यू 18 है, N का वैल्यू 20 है, तो ये जोड़ लीजिएगा तो 20 18 38 हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, कहीं 38 है तो टिक मार लीजिए। देख लीजिए, P बराबर A बराबर P प्लस N फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला पर यदि हम बैठा दिया जाए तो A बराबर 18 प्लस 20 मिला जुला के कितना हो गया? 38। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? सर, न्यूट्रॉन बराबर 2 है, प्रोटॉन बराबर 2 है, इलेक्ट्रॉन बराबर 2 है, तो फॉर्मूला ए बराबर पी प्लस एन होता है। तो 2 + 2 कितना होगा सर? आप ही बताओ ना सर, कितना होगा? आप ही बताइए, हटाइए, आप लोग बड़ भाई हैं, आप ही लोग बताइए। हम छोटा आदमी, छोटे मुंह क्या बोले आपके सामने? आप लोग बड़े आदमी हैं, क्या बोले सर आप लोग के सामने? चलो 4 ही होगा। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? P प्लस एन। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल का बराबर होता है सर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल होती है सर, P प्लस ए होती है सर। याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा सूचित करते हैं और ए बराबर P प्लस एन होती है। अगला प्लूटोनियम, हाँ ये है प्लूटोनियम।
Pu ऊपर 242 नीचे 94। यदि न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर घटाओ नीचे, ऊपरला घटाओ निचल का बराबर न्यूट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 4 12। अच्छा ये हो गया 3, एक दहाई पैसा लिए, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, 9 4 13 4, 148, 148 परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी समस्थानिक, क्या कहलाएगी, समस्थानिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक। कैसे भाई, कार्बन, कार्बन परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 14। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ऊपर घटाओ नीचे, मतलब 12 घटाओ 6 तो न्यूट्रॉन बराबर 6, ऊपर घटाओ नीचे 14 घटाओ 6, न्यूट्रॉन की संख्या 8। जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाए उसे सम न्यूट्रॉनिक भी कहते हैं और समस्थानिक भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब सम न्यूट्रॉनिक नहीं, इसमें तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग है तो ये समस्थानिक हो जाएंगे, आइसोटोप्स हो जाएंगे। एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं सर, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, एकदम गुड है, द्रव्यमान संख्या गुड है, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुड है, परमाणु संख्या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। कथा समस्थानिक में अलग अलग क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, तो प्रोटॉन अलग नहीं होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, और द्रव्यमान के संख्या के साथ साथ न्यूट्रॉन की भी संख्या अलग अलग होती है, याद रखिएगा। समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या के साथ साथ न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है, याद रखना है, न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है, ध्यान में रखना है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, गलत जवाब। परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु संख्या समान होते हैं, एकदम सही जवाब। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप्स व नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही, गलत जवाब। प्रोटॉन की संख्या वही परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अभी हम समझा रहे थे 2 बार पीछे। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है, सम न्यूट्रॉनिक, सही जवाब डी है। मैं क्लियर करता हूं कैसे डी है। जो ये हो गया 14 ऊपर 6, फिर बगल में है नाइट्रोजन 15 7, बगल में ऑक्सीजन 16 8। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए देखिए कितना गलती किया है, ये सबको ऊपर लिखना चाहिए था, चलो इतने में निकाल लेंगे। 14 घटाओ 6 8 आएगा, 15 घटाओ 7 8 आएगा, 16 घटाओ 8 8 आएगा। ऐसे ये तरीका गलत लिखा हुआ है, ये तरीका देखिए गलत लिखा हुआ है। पहला बात, अरे इतना बड़ा परीक्षा वाला को, एग्जाम लेने वाला को देखो तो कितना गलती किया है छोटा। तुम देश के इंडिया लेवल पर परीक्षा ले रहे हो, देखो इंडिया लेवल की परीक्षा है और इंडिया लेवल के परीक्षा में क्वेश्चन में गलती है। अरे छोटा, पहले तो क्वेश्चन सही लिखो, ये 14 को ऊपर लिखो और 6 के नीचे लिखो, इंडिया लेवल पर परीक्षा लेते हो। और नाइट्रोजन में 15 ऊपर लिखो और 7 नीचे लिखो, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को ऊपर और परमाणु संख्या को नीचवा में लिखते हैं। और ऑक्सीजन ऊपरे 16 नीचे 8 लिखो, और तब घटाओ तो सब में न्यूट्रॉन की संख्या 8 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या 8 होगी तो उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, और सही जवाब डी होगा। कहता है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी नापी जाती है गाइगर काउंटर से, गाइगर काउंटर से, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी का खोज का आविष्कार हेनरी बैक्वेरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बैक्वेरल, पूरा नाम था हेनरी बैक्वेरल, ऐसे बैक्वेरल इसका नाम है, हेनरी बैक्वेरल ने किया।
और सभी बड़ भाई को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो हमारे बात को अंतिम क्षण तक आपने सुना। अच्छा लगा सर। इस प्रकार से हमारे बात को जब अंतिम क्षण तक आप सुनेंगे सर, मैं साइंस में सर आपका कमीशन की तैयारी में सर 20 से 21 नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रत्येक वीडियो आप नहीं छोड़िएगा सर, एक एक वीडियो देख लीजिएगा। 20 में 20, 21 में 21, 22 में 22 क्वेश्चन लड़ेंगे सर। तो साइंस में मैं दे दूंगा सर, आपका रिजल्ट सर 0.5 से कट जाएगा सर। मैं तो 20 नंबर देने की वादा करता हूं सर। मैं कोशिश करूंगा कि आप किसी जिले की, किसी अनुमंडल की, आप जिले में हैं तो एक कप्तान रहे सर, एसपी रहे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, डीएम रहे सर। आप अनुमंडल स्तर पर हैं सर, आप एसडीएम रहे, एसपी रहे, और अनुमंडल के सभी पुलिस को कांड करे सर। शासन प्रशासन में आपकी झंडा लहराए सर। आप सर इतना ही कर दीजिएगा सर, हमारे लिए बहुत है सर। जब आप एक एसडीएम के कुर्सी पर बैठेंगे सर, तो कहीं ना कहीं एक पल मेरी बात याद आएगा। वो आदमी पढ़ाता था और साइंस, और कहता था कि सर आप एसडीएम बनिए सर, आप डीएसपी बनिए सर, डीएम बनिए सर। लेकिन इस आदमी को नहीं भूलिएगा सर, जब तक परीक्षा ना हो जाए सर। आप बन जाइए, हमें भूल जाइए, हमें किसी बात की कोई गम नहीं है। लेकिन जब तक नहीं बने हैं सर, तब तक नहीं भूलिएगा और हमें लेके चलिएगा। और 20 नंबर आपको हम पीसीएस के एग्जामिनेशन में दिलाने की वादा करते हैं। बात को ध्यान से सुने। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे रात्रि के 9 बजे। आज तो ज्यादा टाइम हो गया है, आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत जल्दी ही आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो 9 से 9:30 तक आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल रात्रि के 9 बजे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।